Okay, so in the last lecture we have ended the lecture from this question. I have told you कि ये question आप लोग को solve करना है. This is actually a good question. ठीक है, चलो किसी से ये question solve हुआ है क्या? Anyone? चलो नहीं हुआ तो देख लो क्या करना है. Question are saying water flows through a tube of radius r, length l, at the rate of 40 milliliter per second. It's on now. मतलब there is a tube जहां पर जो आपका रेट है, जो Q की वैल्यू है, फ्लो रेट है, दैट इज योर 40 मिलीलीटर पर सेकेंड, मतलब एक का गिवन है. एंड अब क्या कह रहा है कि नाउ अनदर ट्यूब ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस r by 2 इज कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब इसी के साथ जो है एक और r by 2 जितने रेडियस का ट्यूब को इससे कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है, नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि कनेक्टेड इन सीरीज विथ ट्यूब विथ द सेम प्रेशर डिफरेंस, है ना. मतलब प्रेशर डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है कि सर अगर इसका ये जो फर्स्ट वाला है इसका प्रेशर PA है, ये PB है, तो सर ये जो सेकंड वाला हमने कनेक्ट करा है सर इसका भी प्रेशर डिफरेंस जो है वो सेम है. प्रेशर डिफरेंस सेम है ना. प्रेशर डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना सर, ये जो डेल्टा P है और इसका जो डेल्टा P है, लेट्स सपोज ये PC है या PD है ना, PC एंड PD है, वो दोनों क्या है, सेम है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन क्या सभी को क्लियर है? चलो अब करना क्या है वो देख लेते हैं. हमने जो है ये फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड. क्या मतलब बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था सर, जो अगर विस्कोसिटी आपका पिक्चर में आता है तो जो आप रेट फ्लो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट वुड बी पाई r⁴ इंटू प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P अपॉन में 8 eta L. क्या हमें ये फॉर्मूला याद है रेट का, फ्लो ऑफ रेट? एवरीवन, पाई r⁴ डेल्टा P अपॉन पाई r⁴ इंटू प्रेशर डिफरेंस अपॉन 8 eta L. ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्यूब के लिए. जैसे लेट्स सपोज ये फर्स्ट था, यहाँ पे प्रेशर PA था, यहाँ पे PB था. इन दैट केस जो प्रेशर डिफरेंस है अगर वो डेल्टा P है तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, सेकंड केस में क्या करें, अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. ये मैंने सीरीज में कनेक्ट करा, ये मैंने सीरीज में इसको कनेक्ट करा. ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा बन गया, लेट मी रिमूव दिस. या चलो, सो राइट, ठीक है, ऐसा ही कुछ है. लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाले केस में जो प्रेशर डिफरेंस है वो है डेल्टा P, जिसकी वैल्यू है सर PA माइनस में PB प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, इस केस में उसने क्या बोला है, देखो फाइनली क्या बोला है, कनेक्टेड सीरीज विथ ट्यूब विथ सम प्रेशर डिफरेंस विथ सेम प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. मतलब सर इसके अक्रॉस भी जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है सर, वो बिल्कुल सेम है. PA और PB, अगर यहाँ पे PA और PB है तो यहाँ पे भी क्या है, PA और PB. बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, चलो मतलब हमें प्रेशर डिफरेंस PA है, पहले भी PA PB था, यहाँ पे भी इसके और इनिशियल और फाइनल PA PB है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि सर यहाँ पे क्या है, दैट इज समथिंग, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे PX है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, PX है. तो पहले तो हम यहाँ से वो रेट फाइंड कर लेते हैं कि जो आपका रेट है यहाँ पे फ्लो रेट है वो कितना है. तो उसकी वैल्यू अगर मैंने अज्यूम करा सर उसकी वैल्यू है Q1, है ना. तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी पाई ऑफ r⁴ अपॉन 8 eta L इंटू में यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस क्या है, दैट इज PA माइनस में PX. बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? लेट्स सपोज ये Q1 है. डू वी हैव एनी डाउट्स इन दिस टू एनीवन? No, sir. चलो ये सभी को क्लियर है ना. ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर सेकंड वाले केस में Q2 के लिए. मतलब यहाँ से यहाँ तक में जो आपका फ्लो रेट है वो कितना है. तो सर अगर वो Q2 है तो Q2 की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, अगेन पाई r⁴ करूंगा तो कितना हो जाएगा, r⁴ अपॉन 16. यस और नो? Yes. ठीक है, इंटू में 8 eta L इंटू में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा PA माइनस में PB. बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है एवरीवन? Yes. यहाँ तक सभी को क्लियर है ना. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. स्पेस कहीं पे नहीं है अपने पास, हाँ यहाँ पे भी है, सॉल्यूशन भी करा है. चलो तो क्या क्या हमने फाइंड कर लिया है कि
हमने Q1 फाइंड करा विच इज PA माइनस PX, हमने Q2 फाइंड करा विच इज PX माइनस PB। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि जो रेट है वो दोनों सेम है? क्वेश्चन ने ऐसा बोला है क्या, एक बार चेक कर लो। Water flows through a tube of radius r, this. Now another tube of same length, this, connected in series with tube with same pressure difference across the combination। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Q1 इज इक्वल टू Q2 क्यों लिया? एक मिनट, PA माइनस PX, PX माइनस PB, ये तो ठीक है। हाँ करेक्ट। ध्यान से देखो, अब आप लोग को ऐसा डाउट रहेगा सर Q1 माइनस Q2 क्यों लिया? बिकॉज ध्यान से देखो, ये जो आपने फाइंड करा है, मतलब फर्स्ट वाले केस में ये जो Q1 फाइंड करा है, Q1 ये क्या है सर? यहाँ से किस रेट से वो बाहर निकल रहा है सर? ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो पक्की बात है सर ये Q1 और ये Q2 दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये Q1 फाइंड करा आपने और ये क्या फाइंड करा? Q2 फाइंड करा, तो ये और ये दोनों सेम होना चाहिए बिकॉज सर जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने क्या करा? Q1 इज इक्वल टू Q2। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 करने के बाद मुझे क्या मिला? पाई r की पावर 4 अपॉन a थीटा l। हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करा, जहाँ पे सर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आपका 2 की पावर 4 करा था वो क्या है? 16, तो 16 इधर आ गया, यहाँ पे 16 था तो 16 इधर आ गया, ये वाला 2। ठीक है, तो ये आ गया 16 इंटू PA माइनस PX इज इक्वल टू PX माइनस PB, जहां पे मुझे पता चला कि सर अगर ये वाला जो प्रेशर डिफरेंस है वो डेल्टा P1 है एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज if delta 2, so can I write 16 of delta P1 is equal to delta P2? बोलो, ये सभी को क्लियर है एवरीवन? क्या सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि सर एग्जैक्ट ये Q1 या Q2 दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं Q1 की या Q2 की तरफ देखूं थोड़ा सा, तो मुझे एक रिलेशन मिल गया सर। लेट्स सपोज इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस था इनिशियली वो कितना था सर? वो डेल्टा P था। ठीक है, तो डेल्टा P की वैल्यू क्या मैं PA माइनस PB लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और डेल्टा P की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। ठीक है, ये हमें देखने से भी पता चला, जिसको नहीं पता चल रहा वो वैल्यू पुट कर दो। सर डेल्टा PA कितना है सर? वो है PA माइनस में PX। सर डेल्टा P2 कितना है? दैट इज PX माइनस में PB। सर PX कैंसिल, आ गया PA माइनस PB। तो इसका मतलब ये पता चला सर डेल्टा P की वैल्यू कितनी है? डेल्टा P1 प्लस में डेल्टा P2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। हमें पता है डेल्टा P2 कितना है सर? 16 डेल्टा P1 है, जो हमने रिलेशन फाइंड करा डेल्टा P1 में एंड डेल्टा P2 में। तो 16 प्लस 1 दैट वुड बी 17 डेल्टा P1, एंड यहाँ पे मुझे डेल्टा P1 और डेल्टा P में एक रिलेशन मिला दैट इज डेल्टा P अपॉन 17। ठीक है, अब क्या Q1 क्या जो आपका वैल्यू है उसमें आपका किसी में भी एक वैल्यू पुट कर दो, तो वो आ गया Q1 इज इक्वल टू पाई r की पावर 4 8 एटा l इंटू में डेल्टा P1। डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी है सर? वो डेल्टा P अपॉन 17 है, डेल्टा P अपॉन 17 है, और पाई r की पावर 8 एटा l इंटू डेल्टा P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है जो Q1 की वैल्यू फ्लो रेट है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहाँ पे है सर? ये रहा, देखो ध्यान से, कितना है वो सर? सर वो 40 मिलीलीटर पर सेकेंड है, ये Q1 की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो 40 अपॉन 70 वुड बी माई आंसर। चलो, किसी को कोई डाउट या फिर से बताना है? नो सर। क्लियर है एवरीवन या फिर से बताऊं क्या? क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है, तो वो था, अब हमने विस्कोसिटी एंड करा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सर इसमें कहीं ना कहीं सरफेस की बात होगी और टेंशन की बात होगी, है ना? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज टेंशन इज नॉट टेंशन व्हाट यू आर थिंकिंग। टेंशन इज समथिंग फोर्स, जो आपने जो है काइनेमेटिक्स में और एनएलएम में भी देखा होगा। देखा है क्या? टेंशन के बारे में पढ़ा है क्या? तो अगेन यहाँ पे वो टेंशन भी नहीं है, बिकॉज वो आपने स्ट्रिंग में टेंशन देखा होगा, तो स्ट्रिंग वाला या पुली वाला ये टेंशन नहीं है, ये कुछ और है। क्या है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा लिक्विड का सरफेस टेंशन है। तो लिक्विड के सरफेस पे ना एक जो है स्ट्रेच क्रिएट होता है दैट इज नॉन एज सरफेस टेंशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे कि अगर आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, वो जनरली गंदे पानी में
जो है उसके ऊपर ऐसे बैठे होते हैं। तो आपके मन में ये तो डाउट आता होगा कि सर जो मॉस्किटोज हैं वो जो है वाटर के ऊपर तो कैसे बैठ जाते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका मॉस्किटोज दिख रहा है और ये जो है ये वाटर के सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब ये वो डूब भी नहीं रहा, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, एकदम शांति से बैठा हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि सर यहाँ पे तो कुछ तो ऐसा एक लेयर बना हुआ है, कुछ तो एक ऐसा लेयर बना हुआ है जिसके ऊपर ये बैठा है। और इसके अगर आप थोड़े से इसके लेग को देखोगे, पैर को देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ये जो सरफेस है, ऐसा लग रहा है ये कपड़ा रखा हुआ है और कपड़ा हल्का सा नीचे गया है, ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा नीचे गया है, नीचे गया है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, इसके पैर के ऊपर एक एक सरफेस होता है, जिसको एक्चुअली जो ऐसा होता है क्यों है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो स्ट्रेच करके इसको जो है यहाँ पे एक फोर्स लगा के इसको बिल्कुल स्ट्रेच करके रखे रहता है, जकड़ के रखता है, ठीक है। और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज ये कोई लिक्विड है और अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कुछ कोई ऑब्जेक्ट है जो मैं उसके ऊपर ऐसे डाल रहा हूँ, तो उसका जो सरफेस है थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये जो है इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, जो अल्टीमेटली फोर्स की वजह से होता है। ये आपका सरफेस फोर्स है, ये सरफेस फोर्स है, इस तरीके से सरफेस पे अप्लाई होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ये तो सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे अगर आप लोग थोड़ा सा कि अगर मैं ये आपका जो है कोई भी आपका कोई मतलब कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे ये पहले नीचे था और इसको मैंने कहाँ डाला, बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ डाला, अंदर डालने के बाद फिर मैं जो है इसको ऊपर की तरफ लेके आता हूँ। तो जब आप ऊपर की तरफ लेके आते हो तो ये कुछ सरफेस ऐसा बनता है, अगर आप कभी नोटिस करोगे तो, जैसे पेंसिल वगैरह कुछ अंदर डाल के देखना वाटर में, तो जब उसको ऊपर खींचोगे तो वाटर का सरफेस बहुत ध्यान से देखने पे कुछ ऐसा दिखता है ना। क्या फील कर पा रहे हो आप लोग जो कह रहा हूँ? जब इसको Yes, ऊपर sir. तरफ खींचोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। और आपने ये भी, आपको ये भी पता है, आप लोग बोलोगे सर ये तो जो है हमारा अडेसिव फोर्स की वजह से होता है ना। ये तो हमने ये भी सीखा था सर, अडेसिव फोर्स की वजह से होता है। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, अडेसिव फोर्स की वजह से होता है, बट उसकी वजह से ना यहाँ पे एक स्ट्रेचेबल एक सरफेस बनता है, स्ट्रेचेबल सरफेस बनता है ना। और वो अल्टीमेटली उस फोर्स की वजह से ही होता है, बट इस स्ट्रेचेबल सरफेस को हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, और कुछ एग्जांपल्स देख लो कि जैसे अगर ये वाटर है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर गया, मतलब तो यहाँ पे उसके सरफेस के ये ऊपर ऐसे तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सरफेस बनता है, टेंशन हल्का सा जो उसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है। इसमें भी देख लो। अच्छा, ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मेरे पास एक बकेट में वाटर है ना, और जो है मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं फ्लैट में 12th फ्लोर पे रहता हूँ और मैं टेरेस पे गया, एकदम 12th फ्लोर के एकदम टेरेस पे गया, और मैंने मतलब बकेट के वाटर को ऐसे नीचे फेंका। तो जब बकेट के वाटर को जब मैंने नीचे फेंका ना, बहुत ऊपर से फेंका, तो जो वाटर आता है ना वो ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ऐसे ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ऐसे ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। फील कर पा रहे हो क्या? ये ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। आप लोग को ये और भी अच्छे से फील कराने के लिए सर, जो रेन के सीजन में जो बारिश होती है, तो वहां पे भी जो आपके वाटर्स के आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं वो ऐसे ड्रॉप्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर वो उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर क्यों नहीं होता, सर वो रेक्टेंगल क्यों नहीं होता, सर वो जो है ट्रायंगल क्यों नहीं होता, सर वो कोन क्यों नहीं होता, है ना। ये सारे क्वेश्चन आता है सर, उसका जो शेप होता है वो हमेशा आपका स्फेरिकल जैसा ही क्यों होता है, 100% स्फेरिकल नहीं होता बट क्वाइट स्फेरिकल होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, है ना। इस Yes, क्वेश्चन sir. का आंसर दे सकते हो क्या कि आप लोगों ने सीखा जरूर होगा ये, है ना, कहीं ना कहीं, कि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप को ही क्यों बनाने की कोशिश करते हैं। किसी को आंसर पता है क्या? No. नो सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, आप लोग को एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि जो सबसे मिनिमम एरिया होता है किसी का, तो वो किसका होता है, स्फीयर का। मतलब अगर आप शेप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, तो सबसे जो मिनिमम एरिया होता है वो किसका होता है, ये तो पता होगा यार, ये तो क्लास 10th मैथ्स में देखा होगा आप लोगों ने, स्फीयर का। नहीं पता क्या ये भी? मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, Okay, sir. है ना। मिनिमम एरिया किसका होता है, स्फीयर का, है ना। और जो भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं मिनिमम एरिया को एक्वायर करने का। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम एरिया। सो मिनिमम एरिया के केस में ना तो वो रेक्टेंगल बनाते हैं,
या ना तो क्यूब बनाते हैं, ना तो ट्रायंगल या फिर कोन बनाने की कोशिश करते हैं। मिनिमम एरिया कौन से केस में होता है? अप्रोक्सीमेटली जो है स्फेरिकल सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको ऐसे गोला दिखाई देगा हमेशा, कभी भी वो जो है क्यूबिकल नहीं दिखाई देगा। कभी भी क्यूबिकल ड्रॉप देखा है कि आप लोगों ने वाटर का? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मिनिमम एरिया। क्या क्लियर है सबको इसका रीजन? यस सर। चलो ठीक है। अब ऐसा होता क्यों? क्योंकि सर क्या होता है, इनके जो सरफेस है वहां पे जो है ये अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। और इसी को हम सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स बोलेंगे, जिसको हम डिराइव करेंगे अभी थोड़ी देर में कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है, आती कहाँ से, एवरीथिंग। चलो एनीवे, अब थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव अ मिनिमम सरफेस। मतलब उसका जो फ्री सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, वो क्या कोशिश करता है? वो मिनिमम सरफेस एक्वायर करने की कोशिश करता है। एंड इट्स बिहेव इफ इट हैज अ टेंशन लाइक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब मिनिमम सरफेस एरिया करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से वो एक स्ट्रेचेबल सरफेस बनाता है, एंड दैट सरफेस इज नॉन एज सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लियर है सभी को? यस। है ना? अब थोड़ा सा और लॉजिक समझते हैं, जो हमने बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करा था तो देखा था कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट है अंदर की तरफ, इस पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है 0। जो नेट फोर्स की वैल्यू होती है 0, क्यों? क्योंकि सर इन सभी पे जो है ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बट जो यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सरफेस पे होता है, उनमें कैंसिल नहीं होता। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो ये वाला कैंसिल हो गया, बट बाकी सारे के सारे बच गए। तो क्या करता है, ये सबको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है क्या होता है इसमें, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बनता है, और वहां पे सरफेस टेंशन का फिर जन्म होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लियर है सभी को? क्या थोड़ा यस। फील आया सरफेस टेंशन होता क्या है? अब थोड़ा और बात करते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना थोड़ा सा, मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड सीन फ्रॉम टॉप व्यू, अगर आप टॉप व्यू देखते हो ना, तो टॉप व्यू में ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। कि भाई ये जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं जो है एक दूसरे के पास आने की, और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, ठीक है। चलो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है जो अभी आप मैंने एक्सप्लेन करा है कि भाई समेशन एफ के लिए इसमें 0 होती है, जबकि इसमें 0 नहीं हो पाती, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कि आप इसको ना हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। जो लेबोरेटरी में यूज होता है इसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसको अगर मैं वाटर के अंदर डालूं, है ना, दोनों पोर्शन इसका, दोनों ये वाला अपर एंड लोअर दोनों का दोनों ओपन होता है, तो वाटर के अंदर डालू ना, तो अगर लेट सपोज वाटर का लेवल यहाँ तक है, वाटर का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, तो हमें ये फिर भी ये यहाँ तक कुछ ऐसा दिखाई देता है, हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। फील कर पाओ तो आप लोग, अगर अगर नहीं भी कर पाए तो एक बार देखना, पाइप वगैरह घर पे लेकर के वाटर में डाल के देखोगे ना, तो हल्का सा वो ऊपर दिखाई देगा। और ये वाला सरफेस एरिया आप जितना कम रखोगे ना, ये वाटर उतना ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ अडेसिव फोर्स, ठीक है। ऊपर तो इसलिए जाएगा बिकॉज ऑफ अडेसिव फोर्स, बट यहाँ पे इसके इस अडेसिव फोर्स की वजह से इसका ये वाला जो सरफेस है ना, यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन बनता है, और फिर वहां पे अगेन सरफेस टेंशन का जो है बर्थ होता है, राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? इज दैट क्लियर? या फिर से यस। बताऊं क्या कोई चीज, तो पूछ लेना आप लोग अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं कि इसका मतलब फोर्स वगैरह हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। कि सर जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से फोर्स कितना अप्लाई होगा, वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस नॉर्मल टू इट्स इधर डायरेक्शन। ध्यान से देखो, मतलब इसको डिफाइंड कैसे किया गया, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। कि सर अगर यहाँ पे ये कोई लिक्विड है, और यहाँ पे ना मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला जिसका लेंथ L है ना, और जो बिल्कुल इसके सरफेस पे ऊपर है, ठीक है, तो होता क्या है कि सर ये एक दूसरे को इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगाते हैं, जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है ना, बट ये इसको अपने से पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, ठीक है। ऊपर भी नहीं जान देते और नीचे भी नहीं जान देते, वो बिल्कुल उसके सरफेस पे रहता है। तो नेट फोर्स यहाँ पे और यहाँ पे वो तो 0 हो जाता है ये वाला,
बट इसको बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखते हैं। तो जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, लेट्स सपोज जो फोर्स इस पे F लग रहा है, तो जो टेंशन की वैल्यू होती है उसको किस तरीके से डिफाइन करा गया, टेंशन फोर्स इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड। अगर ये कोई मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जिसके लेंथ L था, तो इस पे अगर फोर्स F लग रहा है तो जो टेंशन की वैल्यू होती है दैट इज सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है दैट इज F/L, है ना। दिस इज हाउ एक्चुअली पीपल हैव डिफाइंड व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो इस पे अगर मैं पूछूं फोर्स कितना लग रहा है, तो सर आप बोलोगे सर फोर्स लग रहा है T/L। तो यहाँ से एक चीज और क्लैरिटी आई सर, जो T की वैल्यू है इसका मतलब वो हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होती है ना। हर एक लिक्विड के लिए कैसी होती है, अलग अलग होती है। मतलब जो सरफेस टेंशन होता है वो डिपेंड करता है लिक्विड पे कि आप कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हो। बोलो यहां तक कोई डाउट? No, sir. डेफिनेशन क्लियर है? आई एम रिपीटिंग अगेन, सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ हाइपोथेटिकल लाइन। ठीक है, लेट्स सपोज दैट लाइन, द लेंथ ऑफ दैट लाइन इज L, and if F force is acting on that particular hypothetical line, in that case surface tension would be equal to F/L. And from this equation we actually have idea about what is surface tension. So surface tension is force per unit length, and surface tension is depends on the liquid, है ना। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन हो सकता है, होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हमें पता चली। फिर यहाँ पे देखो कि सर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इस तरीके से डाला है, मतलब लेट्स सपोज कोई थ्रेड है, कोई धागा है, कोई थ्रेड है, मैंने इसको इस तरीके से डाला है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो उसका जो शेप होगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आपने किसी उसमें डाला तो थोड़ी देर बाद जो उसका शेप होगा ना कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर इसमें अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है ना। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है, अलग अलग शेप होने की वजह से। बट जैसे ही इसका शेप थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर हुआ, इन दैट केस इस पे नेट फोर्स जीरो हुआ और फिर ये ऐसा शेप बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली किसकी वजह से होता है सर? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है सर? ये पुल कर रहा है, पुल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसे। चलो सर यहाँ पे इसके अंदर पहले वो नेट फोर्स नहीं होगा, बाद में होगा सर्कल? नहीं, इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में मतलब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इसमें नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, बट अगर जब जब मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे कुछ फोर्सेस बच रहे हैं, ये 1 2 3 चले तो चार फोर्सेस बच रहे हैं। अब इन चार फोर्सेस को बैलेंस करना है तो इसको जब ये इस शेप का आ जाएगा तो क्या होगा सर? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे एंड द नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यस सर। चलो अब यहाँ पे ये भी क्लैरिटी आई कि सर जब ऐसा शेप था तो ये जो अंदर वाले फोर्सेस थे ये बैलेंस नहीं था। यहाँ पे अंदर वाले फोर्सेस सारे बैलेंस है। अब फोर्सेस जो भी लग रहे हैं वो सारे बाहर लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं, बाहर लग रहे हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सरफेस से बात करूँ तो बाकी नेट फोर्स तो जीरो है। ठीक है, ये अगेन वो केस बताया मैंने कि भाई अगर आप धागा को डालते हो किसी थ्रेड को तो थोड़ी देर बाद वो अपने शेप कैसा करेगा, सर्कुलर बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो सो द फर्स्ट थिंग इज कि सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity, it's not a vector quantity. However, direction of the force on the line on which it is calculated can be known. मतलब अगर आप मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया T is equal to F/L, तो जब भी आप डायरेक्शन की बात करोगे तो that direction would be the direction of force, it would be not the direction of surface tension. तो surface tension is a scalar quantity. ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड इट्स इंटरमोलिकुलर। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन्ड यू कि सरफेस टेंशन जो होता है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकता है। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये तो आई थिंक अगर मैं आपसे पूछता ना तो आप भी मुझे आंसर दे देते कि सर अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए? और मुझे रीजन बता दो या फिर कोई एग्जांपल दे दो तो भी मैं समझ जाऊंगा। ये जो सेंटेंस लिखा है कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो एट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इक्वल पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा है कि भाई सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे? चलो अगर नहीं पता तो सुन लो। पहले तो मैं आपको प्रॉपर रीजन बताता हूँ कि जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस की वैल्यू डिक्रीज होती है और सरफेस टेंशन कम होता है। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने क्या कभी मिल्क को बॉईल करा है, दूध को बॉईल करा है क्या हमने? यस।
दूध को जब बॉईल करा है और जब दूध को बॉईल करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ओपनली छोड़ दो तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ जो है क्रीम जैसा जम जाता है, देखा है क्या? हैव यू सीन द क्रीम ऑन मिल्क? अबे देखा है ना, यस। सभी ने देखा यार। यहाँ पे एक जो है क्रीम जैसा आ जाता है, एक लेयर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है अब इस लेयर पे ना आप अगर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो ऊपर ही रहेगा, तो ये एक सरफेस टेंशन, एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन बन जाता है। और टेम्परेचर कम करने के बाद बनता है। कभी ऐसा होता है कि गर्म टेम्परेचर पे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया और आपका ऐसा बन गया, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे अगेन ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद डायरेक्ट, ये हो गया। इट डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज एडेड टू द लिक्विड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है अगर उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या कोई किसी लिक्विड के अंदर कुछ और मिक्स कर रहे हो क्या, ठीक है। तो होता क्या है, तो हालांकि थोड़ा सा इसका आंसर केमिस्ट्री में मिलेगा कि जो इनसॉल्युएबल इंप्योरिटीज होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। इनसॉल्युएबल का मतलब अगर वो मतलब सॉल्यूशन में मिल ही नहीं रहा, सॉल्यूशन में नहीं मिल रहा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि भाई वो अननेसेसरी चीज है जिसकी वजह से उसके सरफेस पे ही आएगा और जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा। सॉल्यूबल में दो केसेस होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंप्योरिटीज जिनके डालने पे इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज से डिक्रीज होता है, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। और कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऐसे होते हैं जिससे इंक्रीज भी हो सकता है एंड जिससे डिक्रीज भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लो और थोड़ा सा टेक योर टाइम, अच्छे से करो इसको, है ना। आई एम श्योर कि आप लोग थोड़ा सा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो कोशिश करो एंड देन विल डिस्कस। Question is, a thin wooden rod of mass m and length L is floating in water. Find the force required in vertically upward direction to lift the rod from the water. Surface tension of the water is T. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि भाई एक जो है एल लेंथ के रॉड को मैंने वाटर में बिल्कुल रख दिया और वो बिल्कुल ऐसे ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है। तो मतलब सिंक नहीं हुआ है, और अगर मैं उसको उठाने की कोशिश करूंगा तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल दैट पर्टिकुलर रॉड, है ना। कितना जो है फोर्स चाहिए मुझे उसको लिफ्ट करने के लिए। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस। डू आई नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन? मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर रहे हो? आप लोग को और भी टाइम चाहिए क्या? करो सर सॉल्व। करिए सर सॉल्व। सॉल्व, देखो ध्यान से। सर मुझे ये तो पता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है ना। लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी बनाने के लिए कुछ ऐसे रखूं ताकि आप लोगों को समझ में तो आए, ठीक है, कि क्या बात हो रही है, ठीक है। हालांकि ये और दोनों भी व्यू दिखाना जरूरी है। क्लास में होता तो मैं एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल ही करके बता देता फिजिकल क्लास में। एनीवे, ठीक है। अब अगर मुझे इसको पुल करना है तो सर एक फोर्स तो मुझे पता चल रहा है, जो डायरेक्टली दिख रहा है उसकी वैल्यू mg है ना। इसमें डू वी हैव एनी डाउट इन दिस? क्या किसी को कोई डाउट है? नो। नो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब अगर मतलब ये जो पानी में इस तरीके से है तो अब ये वाला पोर्शन देखो, है ना, ये वाला साइड व्यू देखो, इसका साइड व्यू देखोगे तो सर हमें दिख रहा है, ये साइड व्यू देख रहे हो तो सर साइड व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सर ये वाला जो है ये एल लेंथ और सर ये वाला जो है ये एल लेंथ, ठीक है। ये दोनों ही वाटर में है और दोनों ही सरफेस टेंशन का पार्ट है। तो दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है सर? दोनों पे फोर्स लग रहा है टीएल। इस पे भी कितना लग रहा है? टीएल एंड टीएल। और जैसे आप इसको उठाने की कोशिश करोगे तो क्या लगेगा सर? टीएल जो है कुछ ऐसे लगेगा सर, कुछ ऐसे लगेगा, और इसकी वजह से ये आपका वर्टिकली लगने लगेगा। और तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर? mg प्लस में टीएल प्लस में टीएल। आप लोग बोलोगे सर दो बार टीएल इसलिए लिया क्योंकि दो बार एल लेंथ, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, दोनों पे ही टीएल टीएल लग रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन टू टाइम। तो फॉर्म आंसर वुड बी वेरी सिंपल, mg प्लस में 2tl, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो एल लेंथ है इसका और ये जो एल लेंथ है इसका, दोनों का ही हमें कंसीडर करना है, दोनों ही कंसीडर करा जाता है। बोलो, किसी को कोई डाउट? नो। क्लियर है? ठीक है, चलो। जनरली सभी का आंसर mg प्लस टीएल होता है, बट आप लोग को ये थोड़ा सा समझना है कि हम वहां पे दो सरफेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमें दोनों सरफेस को कंसीडर करना है, दैट्स सो सिंपल। चलो ये क्वेश्चन करके बता दो। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी से कर लोगे बिकॉज हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया अभी।
सर mg प्लस कितने बार? पाई RT। है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि a ring of radius r and mass m is kept at the rest on the surface of liquid, surface tension is T, by a string tied as shown in the figure, find the force required to lift the ring। सेम क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पे भी कितने हमें दिख रहे हैं सर पे? सर दो दिख रहे हैं। कौन सा सर? एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। सर इस पे कितना लग रहा है? सर इस पे लग रहा है T इंटू टू पाई आर, और इस पे कितना लग रहा है? लग रहा है T इंटू टू पाई आर। तो सर टोटल कितना हो गया सर? वो हो गया 4 पाई आर इंटू टी, और mg तो लग ही रहा है, mg प्लस में 4 पाई आर टी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो सर। है ना? क्लियर है सभी को ये दोनों क्वेश्चन? एवरीवन? यस। चलो कूल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो सरफेस एनर्जी के बारे में हमें सीखना है कि सरफेस एनर्जी, पहली बात तो ये है होता क्या है, क्यों पिक्चर में आया, और इसका काम क्या है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम थोड़ा सा। तो लेट सपोज जो है यहाँ पे ना एक फिल्म है। फिल्म क्या होता है कि जब भी आप जो है सॉप का यूज करते हो, नहाने के साबुन का यूज करते हो, इन दैट केस उससे जो फिल्म बनता है ना, आपने देखा होगा उसे ऐसे झाग निकलते हैं। और उसी झाग का अगर मैं एक यूज कर रहा हूँ ऐसा कुछ शेप लेकर के, ये ऐसा कोई शेप लिया, और ये जो है वो सॉप का फिल्म है, ये फिल्म है, ये फिल्म है, समझ रहे हो ना? वो झाग बोल सकते हो या फिल्म बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने एक जो है एक ये थ्रेड है, एक धागा जैसा है, जिसको मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरीके से खींच रहा हूँ, ठीक है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है सभी को? मैंने क्या बोला? आई एम रिपीटिंग अगेन कि भाई ये जो है सोप का फिल्म है, साबुन का फिल्म है। फिल्म को जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर में कुछ रखा गया है, ये एक थ्रेड है, और इसको मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पे खींच रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या स्ट्रक्चर है? यस। ठीक है। अब देखो होगा क्या कि सर अगर मैं आपसे ये बोलूं, मुझे तो ये पता है, मुझे क्या पता है कि सर ये जो आपका जो थ्रेड है, और ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है। सर इससे कनेक्टेड है, तो पक्की बात है कि सर इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो टेंशन फोर्स लग रहा है, वो टीएल लग रहा है प्लस में टीएल लग रहा है ना? दोनों पोर्शन पे, इधर वाले में भी और उधर वाले में भी। तो सर जो फोर्स की वैल्यू है वो है सर एफ की वैल्यू कितनी है? टी इंटू में 2L। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर। ठीक है। No, sir. एल इंटू टी, ये हमने इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन बताया ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि दोनों ही सरफेस को हम हर बार कंसीडर करते हैं व्हेनेवर वी ट्राई टू फाइंड द सरफेस टेंशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर सरफेस एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो सोच के देखो, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ, इफ आई एम सेइंग यू कि सर ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, मैंने इसको थ्रेड बोला है, अगर ना मैं इस पे सेम फोर्स अप्लाई करूं, कितनी फोर्स अप्लाई करूं? टी इंटू टू एल से थोड़ा सा ज्यादा, या फिर मैं देखो दो चीज होती है, या तो मैं बोलूँ सर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, या फिर इन्फानाइट टाइम तक, है ना? इन्फानाइट टाइम तक, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं इन्फानाइट टाइम तक इसको सेम फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूँ तो धीरे 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 ये यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। या फिर बहुत थोड़ा सा भी मैंने इंक्रीज करा तो ये इधर आएगा, क्योंकि इधर कितना लग रहा है? एफ इंटू टूएल लग रहा है, तो इधर से मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स दूंगा तो इधर आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? और मैंने इसको इन्फानाइट टाइम तक या थोड़ा सा ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि मुझे ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ इसको मुझे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करना है 2T इंटू एल या 2LP। ठीक है। क्या केस सभी को क्लियर है? और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैं ये फाइंड करना चाहता हूं कि इस टेंशन फोर्स की वजह से, ये जो एफ की वैल्यू टी इंटू ट्वेल्व है, इसकी वजह से अगर मैं इसको इतने ही फोर्स से यहाँ पे खींच रहा हूं तो इस पे वर्क डन कितना होगा, है ना? कितना काम करेगा, और वर्क डन मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा ये वर्क डन कहाँ स्टोर हुआ। सर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। क्या क्लियर है? क्या सभी को केस क्लियर है? क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस। ठीक है। हालांकि ऐसा आप लोग आई एम श्योर वर्क डन एनर्जी में आपने करा जरूर होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर ये फोर्स लगा रहा है टी इंटू एल इंटू एफ, सेम अमाउंट का फोर्स इन्फिनिट टाइम तक मैं लगाऊंगा, तो ये थोड़ा सा जो है इसमें मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट जो भी हुआ उसके लिए मैं वर्क डन फाइंड करूंगा, और ये जो वर्क डन होगा वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या है सर? यही है पोटेंशियल एनर्जी, हमारी सरफेस एनर्जी है। ठीक है। सो दिस इज द केस जो हमें करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। ये मैंने केस बताया, ये जो है ध्यान से देखो, ये आपको एक बकेट में जो है एक साबुन वाला पानी है, जिसको ये मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ताकि आप लोग को और फील आ जाए। ठीक है। ये जो है कुछ वायर जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी ले लो, मेटेलिक वायर ले लो, इसको नीचे तरह, और ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, इसको मैंने अंदर डाला और फिर इसको मैं ऊपर लेके आया। जैसे ऊपर लेके आया तो मुझे यहाँ पे पता चल गया सर ये जो है फिल्म यहाँ पे क्रिएट हो गया, फिल्म यहाँ पे क्रिएट हो गया, फिल्म क्रिएट हो गया। ठीक है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि सर 2TL इस पे भी लग रहा है, 2TL इस पे भी लग रहा है ना? क्योंकि इस तरफ भी फिल्म है तो उस पे भी 2TL लगेगा, और इस तरफ भी फिल्म है तो इस पे भी 2TL लगेगा।
इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना है ना। दो सरफेस है, इस वजह से जो है TL TL लगता है एंड दैट इज वाई 2TL होता है। क्लियर एवरीवन? क्या क्लियर है यस सभी सर। को या डाउट है? चलो क्लियर है है ना। चलो अब ध्यान से देखो कि मतलब जो मैंने बताया कि भाई वो जो ये हालांकि ये जो है एसएचएम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होता है वो जो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और उसकी वैल्यू हम हाफ के एक्स स्क्वायर जितना फाइंड करते हैं। आई एम श्योर आप लोग को ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग एसएचएम में पढ़ोगे, ठीक है। एनीवे अब बात करते हैं कि सर ये जो फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है ना। अब फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड है, इसमें अगर मैं यहाँ पे हल्का सा इसमें इतना मूवमेंट करा है मैंने डेल्टा एक्स जितना, यहाँ से लेकर के यहाँ पे लेके आया, और ये जो एक्सटर्नल की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 2TL के, है ना, क्योंकि मुझे उसी की वजह से फाइंड करना है कि भाई जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी है ना। तो अगर मैं एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड करूं तो वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी एफ एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा एक्स, है ना। और ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा सर, स्टोर्ड होगा आपका किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और उसको मैंने बोला सर दिस इज योर डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है सर, ये है एफ एक्सटर्नल इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत छोटू सा डेल्टा एक्स। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है सर, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू है मेरे पास कितनी 2TL, है ना, इंटू में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब ध्यान से देखो कि सर T इंटू 2L इंटू जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो दो एरिया कंसीडर होगा, कौन सा सर, एक तो ये वाला एरिया इसका और एक तो इसका, मतलब दो सरफेस है तो इट्स वेरी ऑब्वियस दो एरिया कंसीडर करोगे तो दो एक एक एरिया अगर फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू होगी L इंटू एक्स और दो एरिया हो जाएगा 2LX। तो ये हो गया मेरा T इंटू में A इज इक्वल टू डेल्टा यू, जहां पे मेरे पास रिलेशन आया डेल्टा यू इज इक्वल टू T इंटू में A, है ना, या फिर T इंटू में डेल्टा यू इज इक्वल टू T इंटू में S, जहाँ पे वो सरफेस एरिया है। और ये रिलेशन मुझे बताया है सर जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा यू अपॉन में S, है ना, डेल्टा यू अपॉन में S मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट सरफेस एरिया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सभी को? जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा इंटू एच। सो हमारे पास अभी तक दो फॉर्मूला हमने सीखा है सरफेस टेंशन का। द फर्स्ट फॉर्मूला वाज टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू एक फोर्स वाला एक एनर्जी वाला, वो है सर डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एस, या फिर आप बोलो इसको ई अपॉन में एस, है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? ये आपके जो डेरिवेशन बताया दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली आप देख लेना। दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, अगर चीजें सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से सुना देन यू कैन सॉल्व इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। A film of water is formed between two straight parallel wires. ठीक है, a film of water is formed between two straight parallel wires. ठीक है, each 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एट अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो है अ फिल्म ऑफ वाटर, ये जो वाटर की फिल्म बन रही है ये बन रही है 0.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और इनका जो खुद का लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज देयर सेपरेशन बाय 1 मिलीमीटर। अगर मुझे इनका सेपरेशन इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है ना, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज देयर सेपरेशन बाय 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितना काम करना पड़ेगा मुझे अगर इनका सेपरेशन 1 मिलीमीटर करना है, तो दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमें पता है कि सर जो हमने जो बाहर का जो भी हम काम करते हैं दैट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। है ना, अभी बताया कि सर जो वर्क डन होगा दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू सरफेस एनर्जी, राइट। सर सरफेस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास सर, वो होता है T इंटू में डेल्टा एस। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में हमें सरफेस एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 72 इंटू 10⁻³ तो टी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सोच के देखो थोड़ा सा बच्चों, कितनी होगी डेल्टा एस की वैल्यू? क्या डेल्टा एस की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू में 0.5 सेंटीमीटर होगी क्या, है ना? यस ये तो आपका ये तो इनिशियल होगा ना S1, S2 कितना होगा सर? वो होगा 10 इंटू में 1 मिलीमीटर कितना है 1 इंटू 10⁻³ अब जो आपका डेल्टा एस होगा दैट वुड बी इक्वल टू S2, S1 माइनस में S2 वैल्यू पुट करो। और वैल्यू पुट करने में एक चीज ध्यान रखना सर, 2 का मल्टीप्लाई अप्लाई करना मत भूलना, बिकॉज 2 सरफेस हम लेंगे कंसिडर करते हैं, वो आपको पहले भी बताया। एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर एक बार आ जाए तो मुझे बताओ कि सर मेरा आंसर, हमारा आंसर आ गया। एक बार सभी को सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट द फाइनल आंसर। अरे सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? अनुज, डन सर, अनुष्का, डन सर। डन हो गया क्या सभी का? है ना, सिर्फ आपको वैल्यू रखना था और कुछ नहीं। आंसर आ गया क्या? यस 14.4 माइक्रोजूल। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको हर जगह जब जहाँ पे भी आप सरफेस टेंशन देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचना, खुद से सोचने के बाद खुद से कोशिश करना, हो जाएगा तो फिर अपने आप को जो है प्राउड फील करना कि हाँ हमने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस r एंड फिल्म थिकनेस ऑफ t लेस देन r coalesce to form a liquid drop. Find the rise in temperature of drop. Surface tension of the soap is given, density of the soap is given, and specific heat is given as। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई एक बबल से एक ड्रॉप बना है। क्या बना है? एक बबल से एक ड्रॉप बना है। अब बबल से ड्रॉप कैसे बनेगा सर? उसको बर्स्ट होना पड़ेगा, है ना। एक बबल से एक ड्रॉप बना है, तो बबल से ड्रॉप बनने के बाद व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। क्या इस ड्रॉप के टेम्परेचर में क्या कोई इंक्रीमेंट होगा, और होगा तो पहले तो वो क्यों होगा, दैट शुड बी क्लियर। और अगर आपको वो क्लियर हो गया कि हाँ इसलिए होगा, और फिर उसके बाद कितना होगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर करण सर। कोशिश करो आप लोग एक बार फिर से। देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पहली बात तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली इट वाज अ बबल, सॉफ्ट बबल, एंड देन इट बर्स्ट एंड देन इट बिकेम एक्चुअली अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि सर जब वो वाटर बबल होगा, इन दैट केस उसका जो वॉल्यूम होगा वो कुछ और होगा। और सर जब वो बर्स्ट होके आपका एक लिक्विड ड्रॉप बना होगा, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होगा कुछ और होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? राइट सर। नहीं, सही नहीं कह रहा बच्चों, देखो ध्यान से। मैंने बोला वॉल्यूम कुछ और होगा, वॉल्यूम सेम होगा भाई साहब, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर 1 लीटर के वाटर को जो है तुमने जो है जग में रखा है, तुमने ग्लास में रखा है, या फिर तुमने कहीं भी रखा है, तो क्या वो 1 लीटर से कुछ और हो जाता है क्या? वॉल्यूम नो तो सेम ही होता है ना, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो अगर इसमें जितना भी लिक्विड था उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा दैट वुड बी सेम। तो एक काम करो, पहले तो इसके कैपिटल आर, और लेट सपोज जब ये लिक्विड ड्रॉप बना होगा तो उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर। ठीक है, तो इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड कर लो। तो सर इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो हो जाएगा सर, इसका एरिया होगा 4πr², और ये जो थिकनेस है दैट इज गिवन, वो कितना है सर? वो टी है। तो सर वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, चाहे वो आपका बबल हो चाहे आपका लिक्विड ड्रॉप हो, है ना। तो ये हो गया 4πr² इंटू टी इज इक्वल टू, सर जब बबल लिक्विड ड्रॉप बना होगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस को स्फीयर ही बनेगा, तो उसके स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू पाई स्मॉल r³, है ना। अब ध्यान से देखो क्या आ गया हमारे पास सर, 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास आ रहा है सर r³ इंटू टी इज इक्वल टू r³/3, जहां पे मेरे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन आया, जो आया मेरे पास 3r यहाँ पे r² आएगा, 3r² इंटू टी की पावर 1/3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है एवरीवन? आई एम आस्किंग अगेन, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये दैट इज द मेन पॉइंट, क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है ना। चलो वॉल्यूम का एक हो गया कि हाँ चलो हमें कैपिटल आर, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली चैप्टर जहाँ पे ये कंसेप्ट काम आएगा, बहुत जगह इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो कैसे, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज क्यों होगी, दैट इज समथिंग अ बिग क्वेश्चन, ठीक है, वो एक क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि सर जब भी ये आपका वाटर एक बबल था, है ना, जब भी ये सॉफ्ट बबल था, इन दैट केस जो है इसके पास जो सरफेस एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी सर E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इसका सरफेस एरिया। यस और नो, अरे बोलो, एनर्जी इसके पास कितनी होगी सर, इतनी होगी ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्या बताया मैंने, पहले तो हमने वॉल्यूम का देखा, वॉल्यूम क्या एवरी सभी को क्लियर है ना, कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर और टी में एक रिलेशन मिल गया, विच इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 3r² इंटू टी की पावर 1/3। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई अनदर कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट नंबर 1 था, कंसेप्ट नंबर 2 पहले देख लेते हैं। तो भाई कंसेप्ट नंबर 2 क्या होगा कि सर इनिशियली जो भी आपका ये सॉफ्ट बबल था, लेट्स सपोज उसके पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो कितनी थी, यू आई थी, है ना, इनिशियली एनर्जी कितनी थी, यू आई थी। सोच के देखो सर, जब ये आपका सॉफ्ट बबल था, इन दैट केस ये अंदर वाला और बाहर वाला दोनों में एक सरफेस टेंशन की वजह से एक आपका क्या बन रहा था, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन रहा था, जिसकी वजह से एक एनर्जी स्टोर था वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू थी मेरे पास कितनी, डेल्टा यू थी या फिर सरफेस एनर्जी थी, ठीक है। अब लेट सपोज इसके पास जो इनिशियल एनर्जी स्टोर था वो कितना था, यू आई, किस फॉर्म में स्टोर था सर, वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था, ठीक है, यू आई। सर जैसे ही आपका ये सॉफ्ट बबल से क्या बना सर, वो लिक्विड ड्रॉप बना, जैसे ही ये सॉफ्ट बबल से लिक्विड ड्रॉप बना, तो हुआ क्या होगा कि सर इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हुआ। सर सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो सर एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यू आई से यू एफ हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो गई कहाँ पे, लेट सपोज इनिशियल एनर्जी 10 जूल था, फाइनल बचा 5 जूल, तो रिमेनिंग 5 जूल कहाँ गया सर, वो कहाँ गया सर, हीट के फॉर्म में गया। क्या ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है एवरीवन, यस है ना। तो आपकी जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो कहाँ गई, हीट के फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों ने ये चैप्टर हो गया कि आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या बाकी है, बाकी अच्छा बाकी है, हाँ फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा होगा। तो ये जो हीट का जो फॉर्मूला होता है ना, हीट मतलब जनरली टेम्परेचर जो चेंज होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, है ना, जहाँ पे जो डेल्टा थीटा है या फिर इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो, जो डेल्टा टी है दैट इज योर चेंज इन टेम्परेचर, एस को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट जिसकी वैल्यू गिवन है एस, ठीक है, और m इज अ मास ऑफ योर दैट लिक्विड, ठीक है, जो जो लिक्विड है उसका मास कितना है। तो आपकी जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी गई वो कहाँ गई, उसको हम लिखते हैं एम एस इंटू डेल्टा थीटा। तो मेरे पास फाइनली आया सर यू आई माइनस में यू एफ इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, जहां से यू आई माइनस एम एफ में करके अपॉन में एम इंटू एस करके आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। बट यहाँ पे उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि सर यू आई माइनस यू एफ फाइंड करना है पहली चीज, और दूसरी चीज सर इसका मास भी तो फाइंड करना है। तो मास तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रो इंटू वी कर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, रो उसका गिवन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है दैट इज गिवन, ठीक है। अब हम एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे सर, एनर्जी हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस, डेल्टा यू कैन बी रिटर्न एज यू एफ माइनस में यू आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टी इंटू में फाइनल सरफेस माइनस में इनिशियल सरफेस, ठीक है। तो फाइनल सरफेस अगर मैं देखने जाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा सोचो जरा सा, फाइनल सरफेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², यस और नो, बोलना पड़ेगा आप लोग को। सर ये जो फाइनल वाला इसका एरिया यही होगा ना बच्चों, 4πr², क्योंकि वो स्फेरिकल शेप लेगा। यस ऐसा लग रहा है मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया सर 4π स्मॉल r² करा, जहाँ पे r की वैल्यू इसके फॉर्म में गिवन थी तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, r की जगह मैंने लिखा 3r²t, और ये हो गया स्क्वायर करा तो 1/3 की जगह 1/3 का स्क्वायर करा तो सर ये हो गया 2/3, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो नो सर, ठीक है। अब इनिशियल इसका जो सरफेस एरिया था वो इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल कितना था सर, इसका खुद का एरिया है ना, इसका खुद का एरिया कितना हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 4π(r²), है ना। इन्होंने 8 क्यों लिखा, 8 क्यों लिखा, इट शुड बी 4 आई थिंक, अच्छा 8 क्यों लिखा है, नहीं नहीं सही लिखा है, क्योंकि हमें सर दोनों मतलब सरफेस टेंशन केस में ये वाला भी आता है और ये वाला भी आता है, तो उसका आपको 2 इंटू एट सरफेस एरिया करना पड़ेगा, सही है। क्लियर एवरीवन, ये 8 क्यों लिखा, 4 इंटू 2 करा, अरे बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस तो ये हो गया 8πr²। यार आज तुम लोग का बिल्कुल ही गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है सरफेस टेंशन बहुत बहुत ही आपको लोग को टफ लग रहा है।
ठीक है, हालांकि आप फिजिकल क्लास होता तो मजा आता बिकॉज वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख पाते, बट एनीवे जितने रिसोर्सेज है उसका यूज करते हैं। तो यू आई माइनस यू एफ की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की टी इंटू दिस, अब ये माइनस करा तो ये मिल गया हमारे पास क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जिसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई। एम की वैल्यू हमें पता है सर मिल जाएगी, क्या होगा, रो इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमें पता है सर कितना है, सर इसका वॉल्यूम है 4 पाई r² इंटू में टी, और सर इसका जो डेंसिटी है दैट इज गिवन, दैट इज रो। ठीक है, एस की वैल्यू भी गिवन, स्पेसिफिक हीट यहाँ से मिल गया मुझे डेल्टा थीटा, है ना। क्लियर है सभी को, एक बार देख लो फिर से इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोई डाउट है तो पूछो। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। चलो, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में फिर से। नहीं है डाउट है सर। अच्छा नहीं है डाउट, ठीक है ना। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि भाई एक्सेस प्रेशर क्या होता है, विच इज, ये जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रही हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सीरियसली लेके इसको आप पढ़ो आप लोग। नेक्स्ट है आपका एक्सेस प्रेशर क्या होता है, वो थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेस प्रेशर। अब ध्यान से देखो कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक बबल है ना, लिक्विड बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, और उसका अगर मुझे एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है, तो पहले तो हम समझते हैं कि सर एक्सेस प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो सोच के देखो कि सर अगर ये मेरे पास एक मेरा लिक्विड का बबल है, लिक्विड के बबल का मतलब समझ रहे हो ना कि सर उसके अंदर भी वाटर है, अंदर इसके वाटर भरा हुआ है ना, और ये जो बाहर वाला सरफेस है वो आपका एयर है। तो सोच के देखो कि अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो पी आई है, और सर जो बाहर का प्रेशर है वो हमें पता है सर वो तो पी एटमॉस्फेरिक है ना। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्या कह रहा था मैं कि भाई ये जो आपका लिक्विड ड्रॉप है, इस ड्रॉप के अंदर अगर कोई प्रेशर है दैट इज पी आई, और जो बाहर है दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर ये जो पी आई है और जो पी एटमॉस्फेरिक है दोनों सेम होगा या अलग होगा, ठीक है, जो मतलब जो लिक्विड के अंदर है और जो इस ड्रॉप के बाहर है ये एटमॉस्फेयर है, तो ये दोनों अलग होगा। उसका लॉजिक समझते हैं दोनों अलग क्यों होगा, है ना, दोनों अलग क्यों होगा। उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है कि सर हमें पता है कि ये अगर मतलब बेसिकली जो ड्रॉप है उसका जो सरफेस है, अगर मैं सरफेस की बात करूं पर्टिकुलर, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस की बात करूं, तो उस सरफेस पे एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन बना है, और वो जो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है उसकी वैल्यू मुझे पता है, उस पे एक एक्सेस फोर्स लग रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, और उस एक्स्ट्रा फोर्स की वैल्यू कितनी है सर, वो टी इंटू एल है ना सर। इस टी इंटू एल की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए सर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, टी इंटू में एल अपॉन में ए। और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, आई एम रिपीटिंग अगेन, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो पी आई है और जो पी एटमॉस्फेरिक है वो दोनों सेम नहीं है ना। तो जो अंदर प्रेशर लग रहा है दैट इज योर पी आई प्लस में पी एटमॉस्फेरिक, या फिर पी टी बोल दो सरफेस टेंशन की वजह से, और जो बाहर है दैट इज ओनली पी एटमॉस्फेयर। अब दोनों का जब डिफरेंस देखोगे तो दैट वुड बी ओनली पी टी, है ना, इसकी ये वैल्यू जो है पी आई माइनस में पी ओ, तो ये वैल्यू आ गई पी टी, और पी टी की वैल्यू ही हमें फाइंड करना है। क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक कि क्यों दोनों में डिफरेंस है और एक्सेस प्रेशर होता क्या है? एक्सेस प्रेशर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो 4t अपॉन आर और 2t अपॉन आर है दैट इज वी आर गोइंग टू डिराइव कि हाँ ये एक्चुअली आता कहाँ से कैसे है। तो पी आई माइनस में पीओ की वैल्यू आती है 4t अपॉन आर, जब वो बबल होता है, बबल का मतलब समझते हो ना कि सर उसके अंदर लिक्विड नहीं होता, ये एयर होता है। और सर जब वो आपका लिक्विड का ड्रॉप होता है, अगर ड्रॉप होता है तो ये लिक्विड भरा होता है अंदर, ठीक है। तो जब एयर का केस होता है तो उस केस में 4t अपॉन आर होता है, और जब आपका ड्रॉप का केस होता है इन दैट केस 2t अपॉन आर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर एयर के केस में जो सरफेस हो जाते हैं, मतलब जो बबल के केस में जो सरफेस होता है दो हो जाता है, ये पहला वाला सरफेस अंदर वाला और ये बाहर वाला। बट इस केस में सर एक ही सरफेस होता है, कौन सा सर, ओनली बाहर वाला, क्योंकि अंदर वाला तो लिक्विड ही है, ठीक है, तो इसलिए वहां पे डबल हो जाता है। चलो एक हम एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल सा, ये आपको एक बबल दिख रहा होगा, दिस इज योर बबल, है ना। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप हम फाइंड कैसे करते हैं। तो लेट सपोज मैंने एक एक आपके जो है लिक्विड ड्रॉप को लिया और उसको है ना एकदम बीच में से कट कर दिया फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग को फील आ जाए कि एग्जैक्टली सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है,
अब मैंने कट करके दोनों को अलग अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, और मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक का जो सरफेस है सर वो ये सरफेस है, सर वो ये सरफेस है, दिस इज जो सरफेस, दिस इज जो सरफेस है ना। आपका जो साइड व्यू है, साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, है ना, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सर एक तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा जो इस तरफ होगा, और इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा जो इस तरफ होगा, और एक और फोर्स लगेगा जो Ft होगा जो इस तरफ लगेगा। तो सर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है सर Ft प्लस में Fb इज इक्वल टू Fa, है ना। B और F क्या है, दैट्स अ डिफरेंस A और B पॉइंट पे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना और अच्छे से इसको समझना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर इस पे जो आपका जो प्रेशर की वैल्यू है या फिर जो फोर्स लग रहा है सर वो कितना लग रहा है, सर वो T इंटू एल होता है। सर एल क्या है आपका, इसका सरकमफेरेंस है, तो होगा T इंटू में 2πr। और सर इसका जो वैल्यू इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, सर वो इक्वल होगा, अगर ये अंदर वाला A है बाहर वाला B है तो PA माइनस में PB इंटू में सरफेस एरिया A, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई T इंटू में 2πr इज इक्वल टू PA माइनस में PB इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सर 2T अपॉन में R इज इक्वल टू PA माइनस PB, एंड PA माइनस PB इज नथिंग बट दैट इज नॉन एज योर एक्सेस प्रेशर। PA इज इनसाइड, अंदर का प्रेशर जो अंदर का पॉइंट है वो A है, बाहर का पॉइंट जो है वो B है। So finally we found PA minus PB is equal to 2T upon R in the case of liquid drop. बोलो क्या सभी को क्लियर है ये एक्सप्लेनेशन, क्या डेरिवेशन क्लियर है सभी को? एक बार वापस से करना। एक बार वापस से समझ लो, है ना, अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। समझना में बहुत सिंपल सी चीज है कि सर यहाँ पे ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप के जो अंदर प्रेशर है वो A है, जो बाहर प्रेशर है वो B है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमें ये तो डिफरेंस पता चल गया कि सर A और B में डिफरेंस होगा, क्यों होगा सर, इस सरफेस टेंशन की वजह से होगा। तो लेट्स सपोज सर वो जो डिफरेंस है वो है PA माइनस PB, ठीक है। डिफरेंस इज योर PA माइनस PB, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि सर ये जो डिफरेंस PA माइनस PB होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए, सर ये इक्वल टू होना चाहिए T इंटू में 2πr जितना फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, और इन दोनों प्रेशर की वजह से लगना चाहिए PA माइनस PB इंटू पाई स्क्वायर। मतलब मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसे ही फील आ जाए। तो पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और सर जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर आ रहा है PA माइनस PB दैट इज इक्वल टू 2T अपॉन में R, 2T अपॉन में कैपिटल R लिया था, कैपिटल R। क्लियर एवरीवन? यस ठीक है। फोर्स के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो कि सर ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है इस पे जो PA है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, PB इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और आपका ये जो सरफेस टेंशन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो सर FT प्लस में FB इज इक्वल टू हो गया FA, राइट। तो FA माइनस FB करके भी आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड कि whenever we take the case of liquid drop, in that case जो excess pressure की वैल्यू होती है वो होती है P excess pressure में लिख रहा हूँ ओनली, P excess is equal to 2T अपॉन R। मुझे पता है कि सर अंदर वाले का प्रेशर बाहर वाले से ज्यादा होता है तो PA इज ग्रेटर देन PB होगा, तभी जो है PA माइनस PB इज योर एक्सेस प्रेशर जिसकी वैल्यू 2T अपॉन R होती है। सर T क्या है, सर उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है। सर R क्या है, सर उस ड्रॉप का रेडियस है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। अब बबल के केस में क्या होगा, सर बबल के केस में ये लिक्विड का बबल होगा और ये भी ऊपर मतलब नीचे वाला भी एयर है बाहर वाला भी एयर है, तो यहाँ पे दो सरफेस बना, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस, अंदर वाला और बाहर वाला, है ना। इसको भी कट करके वही सेम डेरिवेशन कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो सरफेस बना, एक अंदर वाला और दूसरा बाहर वाला। तो सर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इस बार T इंटू 2πr नहीं होगी, बस इस बार कितनी हो जाएगी T इंटू 2πr प्लस में T इंटू 2πr, तो हो गया सर T इंटू में 4πr इज इक्वल टू P एक्सेस प्रेशर इंटू में पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे P एक्सेस की वैल्यू आ गई कितनी, पाई आर कैंसिल हो गया, तो P एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई 4T अपॉन में R, राइट। कितना आ गया 4T अपॉन R। दिस इज द केस ऑफ बबल। बबल क्या होता है सर, उसमें अंदर एयर होता है बाहर भी एयर होता है, बीच में एक लिक्विड होता है। इन द केस ऑफ ड्रॉप सर ये पूरा का पूरा जो वाटर ड्रॉप है वो पूरा का पूरा अंदर लिक्विड से भरा होता है, तो एक ही सरफेस बनता है बाहर वाला। बट जैसे ही बबल का केस आता है दो सरफेस बनता है, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे दो सरफेस आता है 4T अपॉन R। तो आप देखो दो तरीका होता है
पहला तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जब भी दो सरफेस की बात होगी तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा 40/r, एक सरफेस की बात होगी तो फॉर्मूला होगा 2T/r। दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन रिमेंबर। बच्चे ऐसे याद करते हैं कि बबल होगा तो 40/r और ड्रॉप होगा तो 2T/r। किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए सिर्फ याद रखो दो सरफेस तो एक्सेस प्रेशर 40/r, एक सरफेस तो एक्सेस प्रेशर 2T/r। सरफेस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या क्लियर है सभी को? बोलना पड़ेगा आप लोग को। यस चलो ठीक है। अब इसी इसी मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टॉपिक है। अब उसी टॉपिक को हम यूज करके ना थोड़ा सा आप लोग को मैं एक एक्सपेरिमेंट जैसा फील कराता हूँ कि सर लेट सपोज कि यहाँ पे ना मेरे पास कुछ कनेक्टिंग सॉफ्ट बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई है कि ये दो सॉफ्ट बबल है, दिस इज द फर्स्ट सॉफ्ट बबल, दिस इज द सेकंड सॉफ्ट बबल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर ये जो फर्स्ट वाला सॉफ्ट बबल है उसका रेडियस r1 है और इसका r2 है। डिफरेंस ये है कि सर r1 की वैल्यू r2 से छोटा है, r1 की वैल्यू r2 से छोटा है। तो होगा क्या कि जैसे ही ध्यान से देखो ये कॉर्क का यूज करा गया है, जैसे ही मैंने इस कॉर्क को ओपन कर दिया, कॉर्क को ओपन कर दिया, कॉर्क को ओपन कर दिया, जैसे ओपन करोगे ना तो होगा क्या पता है? सोच के देखो क्या होगा। इसकी वैल्यू कम होगी या इसकी वैल्यू कम होगी? सोचो किसकी वैल्यू कम होगी, मतलब कौन इंक्रीज होगा? b1 की वैल्यू बढ़ेगी या फिर जो है b2 की वैल्यू बढ़ेगी? सोच के देखो थोड़ा सा। इसका जो रेडियाई है r1 ये क्या इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये और डिक्रीज हो जाएगा? इस केस में सर ये इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा? सोचो बच्चों थोड़ा सा। मान सुथार यस सर। क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये वाला छोटा वाला? सर P1 डिक्रीज हो जाएगा b1 डिक्रीज हो जाएगा, क्यों डिक्रीज होगा? सर, हाई प्रेशर है। हाँ राइट है ना। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? हमें ऐसा फील होता है कि सर ये तो बढ़ जाना चाहिए, ये तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है आपका यहाँ से यहाँ एयर जाना चाहिए, है ना, ऐसा फील होता है क्योंकि दोनों सर इक्वल हो जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे सर यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो आ ही किसकी वजह से रहा है? एक्सेस प्रेशर की वजह से, है ना। तो P1 पे जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना है सर? वो P एटमोस्फियर और ये बबल है तो 40/r1। P2 जो है दैट इज P एटमोस्फियर प्लस में 40/r2। अब किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका रेडियाई कम होगा। सर इसका रेडियाई कम है तो प्रेशर P1 की वैल्यू ज्यादा है, P1 ग्रेटर देन P2 है। तो हमें पता है सर जो एयर फ्लो होता है दैट इज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सर इसे सारे के सारे एयर यहाँ आना चाहेंगे तो सर ये और बड़ा होगा और ये और छोटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज द केस कि आपका वो वाला स्मॉलर वन विल बिकम मोर स्मॉलर एंड लार्जर वन सर बिकम इक्वल कब होगा इक्वल अगर? नहीं होगा, बबल के केस में नहीं होगा, इट वोंट बी इक्वल, नहीं होगा। ठीक है, ये ओके जितना सर। ही छोटा जाएगा होता जाएगा उतना ही प्रेशर वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, दैट्स व्हाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, चलो सो इस क्लास में इतना ही। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप लोग एक बार पीडीएफ से देखना एंड देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वाली, उसमें ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, सरफेस टेंशन था एंड मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना था। तो नेक्स्ट क्लास वुड बी आवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। थोड़ा सा एक दो और टॉपिक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, कैपिलरी ट्यूब वाला केसेस लेने हैं एंड उसके बाद दैट विल बी दैट दिस चैप्टर विल बी एंड।